आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4। कौन सा? यूनिट 4। कौन सा है? सेल सिग्नलिंग। यूनिट 4 कौन सा है हमारा? सेल सिग्नलिंग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग। अब देखो, जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है? देखो, जो हमारा सेल होता है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और चीज और बोलते हैं हम, लिपिड बाइलेयर। इसके पास न्यूक्लियस होता है। ये एक स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? लाइफ की। तो हम लिख सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। और क्या होता है, जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, अब बताओ कम्युनिकेशन क्या होता होगा? कम्युनिकेशन मतलब कि, चलो सिग्नलिंग बताओ क्या होता होगा? लाइक कम्युनिकेट करना आपस में। ठीक है, लिख सकते हैं हम सिग्नलिंग क्या? कम्युनिकेशन। अगर हमें कोई सिग्नल मिलता है तभी हम रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि रेड लाइट हमें बताती है कि अभी रुकना है, ग्रीन लाइट बताती है कि चलो चलना है अभी। ठीक है, मतलब हमें कोई सिग्नल मिल रहा है, उसको देखकर हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं हम? जो सेल सिग्नलिंग है वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, बिटवीन सेल्स और पॉइंट, और पॉइंट। ठीक है, सिग्नलिंग होती क्या है? ये एक सेल है, सेल 1 है, ये एक सेल 2 है। ठीक है, सेल 1 ने कुछ रिस्पॉन्स दिया और सेल 2 ने इसको रिसीव किया। ठीक है, अब ये रिसीव कैसे करता है, क्या होता है, क्या रिस्पॉन्स देते हैं, ये अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है कि सेल सिग्नलिंग का मतलब है क्या। जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, सेल सबको पता है, एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। ठीक है, ये एक फंक्शनल यूनिट है लाइफ की और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, और सिग्नलिंग क्या होता है? कम्युनिकेट करना, आपस में कम्युनिकेट करना। तो हम सेल सिग्नलिंग में क्या पढ़ेंगे कि दो सेल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, कैसे बातचीत कर रहे हैं या कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। चलो, अब ये है हमारा सेल 1। अब हम देखेंगे कि सेल कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में। और ये है हमारा सेल 2। ठीक है, सेल 1 और सेल 2 होता क्या है? जो हमारा सेल 2 है या सेल 1 है, कोई भी, चलो हम सेल 2 को लेते हैं। जो सेल 2 है ये एक सिग्नल को रिलीज करता है। ये जो सेल है सेल 2, ये एक सिग्नल को रिलीज करता है। ठीक है, सेल जो है सेल 2 क्या करता है? सिग्नल को रिलीज करता है। इस सेल ने कोई भी सिग्नल रिलीज किया, ये हमारा सिग्नल है। सिग्नल को हम क्या क्या बोल सकते हैं? ये हमारा क्या है? सिग्नल। सिग्नल को सेल कम्युनिकेशन में हम बोलते हैं लाइगेंड। क्या बोलते हैं? लाइगेंड। या फिर इसको बोलते हैं हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, इस सेल ने सिग्नल को रिलीज किया। अब देखो, इस सेल ने सिग्नल को रिलीज किया तो दूसरे सेल के पास भी उसको रिसीव करने के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक है,
ऐसे ही इस सेल के पास, जो सेल 1 है जिसको रिसीव करना है, उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है रिसेप्टर। ठीक है, क्या होता है उसके पास, रिसेप्टर। रिसेप्टर, रिसेप्टर। अब होता क्या है, ये जो सिग्नल है जो सेल 2 ने रिलीज किया है, अब ये सेल 1 पे जाके बाइंड करेगा। स्पेसिफिक होते हैं ये, ठीक है। अब क्या हुआ, स्पेसिफिक हम पाथवे में पढ़ेंगे। अब ये जो सिग्नल है ये जाकर यहां पर बाइंड करेगा, ठीक है। बाइंड किया और क्या किया, बाइंड करने के बाद कोई कैस्केड स्टार्ट हो गया, मतलब इस सेल ने हमारा प्रोटीन एक्स को एक्टिवेट किया, ठीक है। ऐसे ही प्रोटीन वाई एक्टिवेट हुआ, कोई भी प्रोटीन हो सकता है, ये अभी हम पाथवे में पढ़ेंगे। प्रोटीन वाई को एक्टिवेट किया और प्रोटीन वाई ने क्या किया, इस सेल के पास क्या होगा, एक टारगेट जीन, टारगेट जीन होगा। इस सेल के पास क्या होगा, कोई टारगेट जीन है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, वाई ने आकर यहां पर बाइंड किया और क्या करवाया, इस सेल का रिस्पॉन्स करवाया, ठीक है। क्या करवाया, इस सेल का रिस्पॉन्स करवाया। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जो सेल 2 है उसने कोई सिग्नल को रिलीज किया और सेल 1 उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे, बाय रिसेप्टर। रिसेप्टर पे आके सिग्नल मॉलिक्यूल या फिर लाइगेंड आकर बाइंड करता है और उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, प्रोटीन कैस्केड। प्रोटीन कैस्केड जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अब हम इसको एक चीज और बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सेल 2 को इसने क्या किया, इंड्यूस किया, है ना। इस सेल को इंड्यूस किया कि तुमने ये फॉर्म करना है, तो हम इसको बोल सकते हैं इंड्यूसर। क्या बोल सकते हैं, इंड्यूसर। और हम इसको बोल सकते हैं सेंडर। सेंडर क्यों, क्योंकि ये कुछ सेंड कर रहा है, एक सिग्नल को सेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सेंडर। ऐसे ही इस सेल को हम क्या बोल सकते हैं, सेल 1 को ये रिसीव कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं रिसीवर या फिर रिस्पॉन्डर। रिस्पॉन्स कर रहा है किसी चीज को देखकर, या फिर क्या बोल सकते हैं, रिस्पॉन्डर। क्या बोल सकते हैं, रिस्पॉन्डर। अब क्या होता है, एक और बात भी है इसमें, देखो जब ये सिग्नल मॉलिक्यूल या फिर जो लाइगेंड है ये रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, इस कैस्केड को जब ये हो रहा होता है पाथवे, मतलब एक सिग्नल ने जाकर रिसेप्टर पे जाकर बाइंड किया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। क्योंकि किसी चीज को इंड्यूस करवा रहा है, कौन करवा रहा है, सेल 2 ने सेल 1 को इंड्यूस करवाया कि तुमने ये चीज फॉर्म करनी है। लाइक अगर कोई सिग्नल आया कि तुम्हें लंग बनाना है, तो ये लंग ही बनाएगा, ठीक है, कुछ और नहीं फॉर्म कर सकता, वो सिग्नल स्पेसिफाई होगा या फिर स्पेसिफिक होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंडक्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। आया समझ इतना, बिल्कुल इजी सा था। सेल 2 ने सेल को, सेल 2 है उसने सिग्नल को रिलीज किया, ठीक है। सेल 1 ने उसको एक्सेप्ट किया, कैसे, बाय रिसेप्टर। रिसेप्टर पे जैसे ही बाइंडिंग होती है, प्रोटीन कैस्केड स्टार्ट हो जाता है सेल 1 के अंदर और टारगेट प्रोटीन से जाकर बाइंड करता है और क्या करता है, रिस्पॉन्स करवाता है। क्या करता है, रिस्पॉन्स करवाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो हमारे पास रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एक होता है सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। जो हमारे पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर अभी पढ़ा है ना, जहां पर सिग्नल मॉलिक्यूल आकर बाइंड करता है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये हमारा रिसेप्टर है, यहाँ पर कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल आकर बाइंड किया और कोई कैस्केड स्टार्ट हो गया, ठीक है। रिसेप्टर के दो टाइप्स हैं, रिसेप्टर के दो टाइप हैं,
फर्स्ट टाइप का नाम है हमारा इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रा मतलब विद इन द सेल, ठीक है। इंटर मतलब बिटवीन द सेल्स, ठीक है, सेल के अंदर ही कुछ चल रहा होगा, ठीक है। इंट्रा मतलब क्या होता है, सिग्नलिंग विद इन द सेल, ठीक है। इंट्रा मतलब सिग्नल होगा विद इन द सेल, और इंटर, ठीक है, अगर इंटर वर्ड आता है, इंटर मतलब बिटवीन द सेल्स, ठीक है, दो सेल्स के बीच में। इसका मतलब क्यों, विद इन द सेल, एक ही सेल के अंदर कुछ होगा, ठीक है। और एक और पढ़ा है हमने, ठीक है, एक और होता है हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर। दूसरा कौन सा होता है हमारा, सेल सरफेस, क्या है, सेल सरफेस रिसेप्टर। मतलब कि सेल के सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा सेल है, कोई भी सेल है, चलो सेल 1 है, इस पर क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। तभी तो बोला है ना सेल सरफेस रिसेप्टर। अब देखिए, अब इधर रिसेप्टर प्रेजेंट है तो क्या होगा, जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल आया, जो हमारा लाइगेंड आया, उसको पास करने की जरूरत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको हम लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। क्या इसको पास करने की जरूरत है, अगर हमारा कोई दूसरा सेल है, इस सेल ने सिग्नल को रिलीज किया, मतलब लाइगेंड को रिलीज किया और रिसेप्टर पर आकर बाइंड किया, तो इस लाइगेंड को यहां पर हमें क्या देना है, रिस्पॉन्स देना है। तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने की जरूरत है नहीं, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सरफेस पे प्रेजेंट है, कौन सा, रिसेप्टर। तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक इन नेचर, क्रॉस नहीं करना तो हाइड्रोफिलिक होता है, और अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर, क्योंकि इसको क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इधर वाला केस देख लो, इधर वाले में क्या होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इसका क्या मतलब हुआ, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मतलब ये हमारा सेल है, ठीक है, इसका जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो इसका रिसेप्टर है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल होगा, जो हमारा क्या होगा, सिग्नल मॉलिक्यूल, सिग्नल मॉलिक्यूल, या फिर एक और नाम था लाइगेंड। अब इसको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या करना है, ये एक और हमारा सेल है, इसने क्या किया, इसने रिलीज किया क्या, सिग्नल। अब इस सिग्नल को यहां पर आकर बाइंड करना है रिसेप्टर के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। तो क्या होना चाहिए, जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल होगा, इसके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो हाइड्रोफोबिक हो। हाइड्रोफोबिक कैसे, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक हो।
हाइड्रोफोबिक। देखो हाइड्रोफोबिक का क्या 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 मतलब है। देखो हाइड्रोफोबिक का मतलब है, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फोबिया या फिर हेटिंग। सो क्या ये वाटर हेटिंग है, ठीक है। तभी क्रॉस करेगा। ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये कौन सी नेचर में होती है, हाइड्रोफोबिक। इसलिए जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है उसका जरूरी है हाइड्रोफोबिक होना। दूसरा क्या है, एक और कंडीशन है उसकी, एक और कंडीशन है, वो है जो हमारा लाइगेंड है वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर क्यों, कि आराम से ट्रेवल कर सके किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। क्या है, रिसेप्टर जो है वो दो तरह के हैं, ठीक है। पहला है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, दूसरा है सेल सरफेस रिसेप्टर। जो हमारा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, मतलब जो सिग्नल चलेगा वो विद इन द सेल के बीच में चलेगा, ठीक है। सिग्नल जो चलेगा वो विद इन द सेल के बीच में चलेगा। अब क्या होता है, जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है या फिर लाइगेंड है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, रिसेप्टर क्योंकि अंदर है सेल के, ठीक है, विद इन द सेल है। अब क्या होगा, जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है उसके पास कुछ कंडीशंस है या फिर कुछ एक्सेप्टेशंस हैं, उसी के बाद वो अंदर जा सकता है, अदरवाइज नहीं। पहली कंडीशन क्या है, जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, ठीक है, वाटर हीटिंग। हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि उसको क्रॉस करना है, और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो होती है हमारी हाइड्रोफोबिक। दूसरा क्या होना चाहिए, जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है वो स्मॉल होना चाहिए साइज में, अगर लार्जर वन होगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। और सेल सरफेस रिसेप्टर में क्या है, जो हमारा सेल है, सेल के ऊपर ही क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, राइट। अब क्या हुआ, अगर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है सेल सरफेस के ऊपर, ज्यादातर मोस्टली मेजर केसेस में यही मिलता है, ठीक है। सेल सिग्नलिंग में मेजर ही ये है, ठीक है, मेजर। सबसे ज्यादा सिग्नलिंग 95% सेल सरफेस रिसेप्टर ही करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सिग्नल ने आके बाइंड किया रिसेप्टर के पास, ये क्या है हमारा रिसेप्टर, सिग्नल ने आके बाइंड किया रिसेप्टर के साथ। अब क्या हुआ, अब इस रिसेप्टर को तो जरूरत नहीं है ना, या फिर कोई सिग्नल मॉलिक्यूल को जरूरत नहीं है ना अंदर पास ऑन करने की, क्योंकि यहां पर ही रिसेप्टर हमारा बाहर ही प्रेजेंट है ना। उधर अंदर प्रेजेंट था इसलिए उसको जाना था अंदर, बाहर प्रेजेंट है तो क्या है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है हमारी वो हाइड्रोफोबिक है, बट इसको पास नहीं करना, तो क्या हाइड्रोफिलिक नेचर भी चलेगा, हाइड्रोफोबिक होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको क्रॉस नहीं करना है, इधर क्रॉस करना है। आई समझ बात, दो ही चीजें पढ़ी है अभी तक हमने, ठीक है। रिसेप्टर दो तरह के हैं, इंट्रा और सेल सरफेस रिसेप्टर। अब रिसेप्टर हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अभी तक हमने रिसेप्टर और लाइगेंड पढ़ा है। अब देखिए लाइगेंड भी, जो हमारा लाइगेंड है, लाइगेंड क्या क्या हो सकता है, देखो लाइगेंड पहला हो सकता है, लाइगेंड जो है हमारा वो हो सकता है कोई भी हार्मोन, ठीक है, कोई भी हार्मोन्स। सेकंड, कोई भी प्रोटीन हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी प्रोटीन हो सकता है। थर्ड, कोई भी साइटोकाइनिन हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी साइटोकाइनिन। फोर्थ, ये कोई स्टेरॉइड हो सकता है, क्या हो सकता है, स्टेरॉइड, ठीक है, क्या हो सकता है, कोई भी स्टेरॉइड हो सकता है, ठीक है। जो लाइगेंड है वो चार तरह के हो सकते हैं। लाइगेंड कोई भी हार्मोन हो सकता है, कोई भी प्रोटीन हो सकता है, कोई भी साइटोकाइनिन हो सकता है, और कोई भी स्टेरॉइड हो सकता है, क्या
कोई भी स्टेरॉइड हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, सेल सरफेस रिसेप्टर, क्योंकि मेजर पाथवे वही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, सेल सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर। अब देखिए, जो हमारे सेल सरफेस रिसेप्टर हैं वो 3 तरह के हैं। ठीक है, वो कौन कौन से तरह के हैं, वो 3 तरह के हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर जो है हमारे 3 तरह के हैं। फर्स्ट है हमारा जीपीसीआर, सेकंड है हमारा आयन लिंक चैनल, और थर्ड है एंजाइम लिंक चैनल। ठीक है, या फिर एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ठीक है, फर्स्ट है हमारा जीपीसीआर। जीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। दूसरा है हमारा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड receptor, and the last one is ion gated channel। क्या है, आयन गेटेड चैनल। जो हमारे सेल सरफेस रिसेप्टर हैं वो 3 तरह के हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट है जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की फुल फॉर्म है। एक है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, और थर्ड है आयन गेटेड चैनल, आयन गेटेड चैनल। अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीपीसीआर। ठीक है, जीपीसीआर के बारे में, किसके बारे में, जीपीसीआर के बारे में। जीपीसीआर क्या है, जीपीसीआर हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब देखिए होता क्या है जीपीसीआर के अंदर, जो हमारा जीपीसीआर है वो होता है हमारा 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। क्या करता है, 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। पर इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं। देखिए क्या, देखो ये हमारा होता है, क्या होता है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब क्या हुआ, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, अब होता क्या है, जो हमारा रिसेप्टर है वो क्या होता है, इसके अंदर धसा हुआ होता है। ये हमारा रिसेप्टर ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिसेप्टर ऐसे प्रेजेंट होगा, मतलब हाफ बाहर होगा हाफ अंदर। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं साइटोसोलिक डोमेन, या फिर इंट्रासेलुलर साइट, इंट्रासेलुलर डोमेन बोलो, इंट्रासेलुलर डोमेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डोमेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, रिसेप्टर ऐसे प्रेजेंट होता है। ये क्या है हमारा रिसेप्टर, रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। ठीक है, अंदर को धसा हुआ है,
बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं साइटोसोलिक डोमेन या फिर इंट्रा सेलुलर डोमेन। जितना भी कैस्केड स्टार्ट होता है प्रोटीन्स का, सिग्नलिंग का, कि एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल देना है, वो कहाँ पर होता है? ज्यादातर इंट्रा सेलुलर डोमेन में। पर क्या होता है, जो लाइगेंड आकर बाइंड करता है, ठीक है, अगर कोई भी लाइगेंड आकर बाइंड करता है, वो बाइंड करता है रिसेप्टर के आउटर साइड पे। कहां पर? रिसेप्टर के आउटर साइड पे। क्या है उसका नाम? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। ठीक है, ये क्या है? सिंगल पास है रिसेप्टर, क्योंकि एक ही बार क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही होता है हमारा जी प्रोटीन का सेम। जी प्रोटीन में भी क्या होता है? सेम ऐसे ही। क्या होती है इसके पास? लिपिड बाइलेयर, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, पर इसकी एक कंडीशन है, जो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ये 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। क्या है? 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये रिसेप्टर है, 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो इसका रिसेप्टर है वो क्या है? सरपंटाइन, मतलब 7 टाइम क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा इसका भी। ये इसका है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। क्या है ये हमारा? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। बीच में क्या है? लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर क्या होगी? हाइड्रोफोबिक होगी, बताया था अभी। ठीक है, और लास्ट वाला पार्ट जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम इंट्रा सेलुलर डोमेन। क्या है? इंट्रा सेलुलर डोमेन। ठीक है, इसके रिसेप्टर ने, कौन सा रिसेप्टर है? ये रिसेप्टर है GPCR। कौन सा? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर 7 टाइम क्रॉस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? इसका साइटोसोलिक साइट है। अब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एंड टर्मिनल। ठीक है, और एंड वाले पार्ट को बोलते हैं, जो इंटरसेलुलर साइड में होता है, उसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल। अब हम पढ़ेंगे कि जो सी टर्मिनल है, सी टर्मिनल के पास क्या होगा? सी टर्मिनल के पास होगा जी प्रोटीन। अभी हम पढ़ेंगे क्या होगा। सी टर्मिनल के पास होगा जी प्रोटीन। ठीक है, इतना समझ आया? लिख लो। चलो अगली वाली लाइन में लिखवाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर। देखिए होता क्या है, सेवन टाइम क्रॉस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? इंट्रा सेलुलर डोमेन। बाहर वाला क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। अब होता क्या है, जब लाइगेंड बाइंड नहीं हुआ होता, ठीक है, अभी रिसेप्टर पे कोई लाइगेंड नहीं दिख रहा है ना, तो क्या होता है, जिसका सी टर्मिनल होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है क्या? इसके पास प्रेजेंट होता है जी प्रोटीन।
क्या होता है इसके पास प्रेजेंट जी प्रोटीन। अब ये जी प्रोटीन कैसा होता है, देखो इसके पास होती है अल्फा बीटा और गामा यूनिट, ठीक है। अब क्या हुआ, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन है, अल्फा यहाँ पे आके बाइंड की, जो अल्फा है वो अटैच होगी या बाउंड होगी किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। बीटा भी प्रेजेंट होगा, पर जो बीटा है वो अटैच होगा अल्फा के साथ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। अब एक रह गया हमारा गामा, और जो हमारा गामा होता है वो भी अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इसी को हम बोलते हैं जी प्रोटीन, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हिट्रो ट्राइमर। हिट्रो ट्राइमर क्यों, हिट्रो मतलब डिफरेंट, अल्फा बीटा एंड गामा डिफरेंट डिफरेंट है, ट्राइमर मतलब कि 3, ठीक है, हिट्रो ट्राइमर। अब होता क्या है, ये जो हमारा अल्फा होता है इस समय ये कौन सी फॉर्म में होता है, ये होता है जीडीपी फॉर्म में, किसमें, जीडीपी फॉर्म में, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अभी क्या है, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म है, क्या है ये अभी, इनएक्टिव फॉर्म। और ये एक्टिव कब होगा, जब इधर लाइगेंड आकर बाइंड करेगा, क्या, लाइगेंड आकर बाइंड करेगा, ठीक है। लिख लो, जो हमारा अल्फा सब यूनिट है उसके पास क्या होती है, उसके पास होती है जीटीपीएस एक्टिविटी। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी पढ़ते हैं क्या होता है जीटीपीएस एक्टिविटी। अब जो हमारी जीटीपीएस एक्टिविटी होती है ये एक मॉलिक्यूलर स्विच की तरह काम करती है, ये पाथवे को ऑन कर सकती है, ये पाथवे को ऑफ भी कर सकती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में क्या, एक अल्फा जो सब यूनिट है या जो हमारा जीटीपीएस एक्टिविटी है, ये एक्ट लाइक मॉलिक्यूलर स्विच। कैसे, ये पाथवे को ऑन कर सकती है, ऑन मतलब पाथवे को रन करवा सकती है, ऑफ मतलब पाथवे को स्टॉप करवा सकती है, ठीक है। और ये जो हमारी अल्फा यूनिट है ये बाउंड करके रखती है किसके साथ, बाउंड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो हमारी बीटा यूनिट है, लिख लो चलो, बीटा सब यूनिट है, जो हमारी बीटा सब यूनिट है वो बाइंड नहीं होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, नॉट बाउंडेड या बाउंड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड द लास्ट वन, जो हमारी गामा यूनिट है, जो हमारी गामा सब यूनिट है, वो क्या होता है, वो भी बाउंड करके रखती है, बाउंड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना समझ आया। अभी ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, जो अल्फा यूनिट है उसके पास क्या होता है, उसके पास होती है जीटीपीएस एक्टिविटी, ठीक है। जीटीपीएस एक्टिविटी क्या होती है, ये क्या करती है, मॉलिक्यूलर स्विच की तरह काम करती है, ये पाथवे को ऑन कर सकती है और ये पाथवे को ऑफ कर सकती है। और जो हमारी बीटा सब यूनिट है वो बाउंड नहीं होती किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और जो हमारी लास्ट वाली जो हमारी गामा सब यूनिट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, ठीक है। अब देखिए जीटीपीएस एक्टिविटी का क्या मतलब है, देखो होता क्या है, मॉलिक्यूलर स्विच कैसे हुआ, ये यहां पर है हमारा जीडीपी, जीडीपी क्या है, हमारी इनएक्टिव
क्या है, हमारी इनएक्टिव फॉर्म है। और यहां पर है हमारा, यहां पर हमारा है जीटीपी। जीटीपी क्या होती है, एक्टिव फॉर्म। जीटीपी क्या होती है, हमारी एक्टिव फॉर्म। होता क्या है, होता क्या है, जब ये इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो हमारी इनएक्टिव फॉर्म है, जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसको हम बोलते हैं ग्वानीन एक्सचेंज फैक्टर। क्या बोलते हैं, ग्वानीन एक्सचेंज फैक्टर। ग्वानीन एक्सचेंज फैक्टर, इसको हम क्या लिखते हैं, GEF। ठीक है। और अगर हमारी जीटीपी फॉर्म जीडीपी फॉर्म में चेंज होती है, इसको हम बोलते हैं गैप। क्या बोलते हैं, गैप। गैप को हम क्या लिखते हैं, GTPase। पढ़ा था अल्फा के पास GTPase एक्टिविटी है, सेम वही GTPase एक्टिवेशन या एक्टिविन या एक्टिवेशन लिख लो, एक्टिवेशन प्रोटीन। ठीक है। क्या है, देखिए होता क्या है, इनएक्टिव फॉर्म जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मतलब जीटीपी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो हमारा था ग्वानीन एक्सचेंज फैक्टर। और जब हमारी एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसके पास क्या होता है, गैप। गैप क्या है, जीटीपीएस एक्टिव या एक्टिवेशन प्रोटीन। ठीक है, इतना समझ आया। तभी हमने बोला अल्फा यूनिट के पास क्या है, जीटीपीएस एक्टिविटी है। इसके पास ये वाली एक्टिविटी, इसीलिए वो पाथवे को ऑन कर सकता है और पाथवे को ऑन कर सकता है या ऑफ कर सकता है। ठीक है। ठीक है, जीपीसीआर समझ आया। अब देखो, जो हमारा जीपीसीआर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये भी बहुत तरह की इसकी सब फैमिलीज है। ठीक है, इसकी बहुत सारी सब फैमिलीज है। ठीक है, इसके अंडर हम पाथवे पढ़ेंगे। फर्स्ट पाथवे है हमारा कैम पाथवे। ठीक है, इसमें बहुत सारे पाथवे हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, कैम पाथवे, सब फैमिली है। दूसरा पाथवे है इसका कॉलेरा टॉक्सिन, मतलब टॉक्सिन है तो कुछ टॉक्सिसिटी फैलाएगा, लाइक इन्फेक्शियस डिजीजेस हुई। थर्ड है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO भी बोलते हैं हम इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सारे पाथवे पढ़ेंगे अभी या आने वाले सेशंस में। ठीक है, जीपीसीआर के सब फैमिलीज हैं। ठीक है, फोर्थ पाथवे है इसका परट्यूसस, ठीक है। परट्यूसस टॉक्सिन, ये भी कोई टॉक्सिन है, मतलब ये भी कोई इन्फेक्शियस डिजीजेस है। ठीक है। फिफ्थ वन विजन सिस्टम में पढ़ेंगे इसके बारे में। विजन
system in GPCR। और लास्ट रह गया हमारा पाथवे। लास्ट पाथवे है हमारा, 6 पाथवे हैं टोटल। लास्ट पाथवे है हमारा IP3 DAG। क्या है? IP3 DAG पाथवे। ठीक है, कौन कौन से पाथवे हैं जीपीसीआर के अंदर? 6 सब पाथवे हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा? कैम पाथवे, ये आज ही कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा है कॉलेरा टॉक्सिन, काफी क्वेश्चंस आते हैं इधर से। ठीक है, एनओ क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। फोर्थ वन परटूसिस टॉक्सिन। फिफ्थ है हमारा विजन सिस्टम इन जीपीसीआर। और एक है हमारा लास्ट IP3 DAG पाथवे। क्या है हमारा? IP3 DAG पाथवे। IP3 DAG पाथवे। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कैम पाथवे। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? अब हम पहला पाथवे जीपीसीआर के अंडर, वो है हमारा कैम पाथवे। क्या है हमारा? कैम पाथवे। कैम पाथवे में होता क्या है? सेम वैसे ही ये हमारा क्या है? देखिए, ये हमारा है लिपिड बाइलेयर। ये हमारा है लिपिड बाइलेयर। ठीक है, होता क्या है? अब इसमें रिसेप्टर कैसे प्रेजेंट होगा? सर्पेंटाइन है, 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा था। ठीक है, सेम जीपीसीआर की फैमिली है। ठीक है, तो क्या होगा? 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, सेम वैसे ही रिसेप्टर है, क्रॉस करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कितने टाइम? 7 टाइम। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। ये इसका क्या था? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन था। ये क्या है इसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट वाला पार्ट क्या था हमारा? इंट्रा सेलुलर डोमेन। क्या है? इंट्रा सेलुलर डोमेन। क्या है? इंट्रा सेलुलर डोमेन। अब क्या है? लिगैंड आकर बाइंड नहीं हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा जी प्रोटीन है, कौन कौन सा? अल्फा, बीटा एंड गामा। जी प्रोटीन कौन सा है? अल्फा, बाउंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। बीटा अल्फा के साथ बाउंड है। और क्या है हमारा? गामा। ठीक है, क्या है ये? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। यही पढ़ा था, जो अल्फा यूनिट है किसमें है? वो GDP इनएक्टिव फॉर्म है। इन एक्टिव फॉर्म। क्या है ये हमारा? जी प्रोटीन। ये पूरा क्या है हमारा? जी प्रोटीन। इसको हमने एक और नाम दिया था। क्या नाम दिया था? हेट्रोट्राइमर। हेट्रोट्राइमर दिया था ना, डिफरेंट डिफरेंट है सब यूनिट्स। हेट्रोट्राइमर 3 यूनिट्स हैं डिफरेंट तरह की। अब क्या होता है? अब लाइगेंड आ गया। ठीक है, सारा खेल लाइगेंड का है। अब क्या हुआ? रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट है, सेम वैसे ही 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। चलो जी, लाइगेंड को हम प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सारा खेल लाइगेंड का ही है। लाइगेंड आ गया। ये हमारा क्या है? लाइगेंड। लाइगेंड आ गया। रिसेप्टर पर आकर लाइगेंड ने बाइंड किया। सो क्या किया? एक्टिवेशन कर दी। सारे कैस्केड स्टार्ट हो गए, मतलब सारे प्रोटीन अब एक्टिव होंगे। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक पढ़ा था, यहां से थोड़ा सा डोज वाला स्टार्ट हो गया।
ठीक है, अब क्या होगा, सारा कुछ एक्टिव होगा। अब होगा क्या, जो हमारा अल्फा यूनिट है, जो हमारी अल्फा यूनिट है, अल्फा अच्छे से बनाते हैं ना, क्यूट सा बनाते हैं, चलो। जो हमारी अल्फा यूनिट है वो अलग हो जाएगी लिगैंड की बाइंडिंग से, और जो हमारी बीटा यूनिट है वो भी अलग हो जाएगी, और जो हमारी गामा यूनिट है वो बीटा और गामा दोनों अलग हो जाएंगे। होगा क्या, इसका कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए लिगैंड आकर जब बाइंड किया तो अल्फा यूनिट अलग हुई, बीटा और गामा दोनों अलग अलग हुए। अब अल्फा कौन से में प्रेजेंट होगी, पहले किस में प्रेजेंट थी, जी डी पी, अब ये प्रेजेंट होगी किसमें, जी टी पी। सो क्या हुआ, क्या बोल सकते हैं हम इसको, हम एक्टिव फॉर्म, जीटीपी हमेशा ही एक्टिव फॉर्म होती है ज्यादातर केसेस में, क्या है, एक्टिव फॉर्म है। और हम इसको एक चीज और बोल सकते हैं, यहां क्या था, हेटेरोट्राइमर, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही अलग हुई है ना अल्फा, तो अल्फा को हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं हेटेरोडाइमर। क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे बताओ, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोनोमर। क्या बोलेंगे इसको, मोनोमर। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, अल्फा अलग होगी, बीटा और गामा भी अलग हुई है, तो बीटा और गामा ने क्या किया, दो हैं यूनिट्स अलग अलग, बीटा एंड गामा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हेट्रो। हेट्रो क्यों, दो है बीटा एंड गामा, हेट्रोडाइमर। डाइमर क्यों, दो, वो क्या था, हेट्रोट्राइमर। तीनों यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई थी, कौन सी, अल्फा बीटा और गामा। जैसे ही लिगैंड आकर बाइंड करता है अल्फा यूनिट अलग हो जाती है, जीटीपी से, जीडीपी से सॉरी, वो जीटीपी में चेंज हो जाती है, और क्या होता है, बीटा और गामा अलग हो जाते हैं। बीटा और गामा क्या है, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, हेट्रोडाइमर, और जो अल्फा होती है हमारी, वो हमारी बनाती है मोनोमर यूनिट, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखिए, अब आगे हमारे कैस्केड स्टार्ट होंगे। अब ये जो यूनिट एक्टिवेट हुई है अल्फा वाली जीटीपी फॉर्म में, ठीक है, अब ये वाली जो यूनिट है, ये यूनिट एक्टिवेट करती है कौन सी, अल्फा यूनिट। बीटा और गामा अलग पाथवे में चले जाएंगे, ठीक है, बीटा और गामा जो है वो एक अलग पाथवे में चले जाएंगे, अल्फा का रोल ज्यादा है, ठीक है, बीटा गामा का कोई रोल नहीं है। अल्फा जो यूनिट है वो अब एक्टिवेट करेगी, अल्फा यूनिट एक्टिवेट, लिख देते हैं, एक्टिवेटेड अल्फा यूनिट या सब यूनिट किसको एक्टिवेट करेगी, वो एक्टिवेट करेगी, वो एक्टिवेट करेगी हमारी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है क्या, एसी। क्या होता है मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, एसी। एसी की फुल फॉर्म क्या है, यहां लिख लेते हैं, एसी की फुल फॉर्म है एडेनाइल साइक्लेज। क्या है, एडेनाइल साइक्लेज। जो हमारी एसी, एसी को हम क्या बोलते हैं, एडेनाइल साइक्लेज। क्या बोल रहा है, अल्फा यूनिट ने किसको एक्टिवेट किया, इसने एक्टिवेट किया एडेनाइल साइक्लेज को। अब एडेनाइल साइक्लेज का काम क्या होता है, जितना भी हमारा साइटोसोलिक साइट के अंदर जितना भी हमारा एटीपी पड़ा है ना, उसको वो सीएमपी में चेंज कर देगा। क्या करेगा, इसका क्या काम है, जितना भी हमारा एटीपी प्रेजेंट है, कौन सी वाली साइट, साइटोसोलिक साइट, ठीक है, या इंट्रासेल्युलर डोमेन वाली साइट, वहां पर क्या किया, जितना भी एटीपी था उसको पकड़कर उसने किसमें चेंज कर दिया, उसने चेंज कर दिया सीएमपी में, ठीक है। अब क्या हुआ, सीएमपी की कंसंट्रेशन तो ज्यादा होगी, क्योंकि जितना भी एटीपी था उसने उसको पकड़कर किसमें चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, सीएमपी में, तो सीएमपी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब होता क्या है, सीएमपी की कंसंट्रेशन इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि हमें आगे कैस्केड को ऑन रखना है।
अब होता क्या है, होता है हमारा यहां पर हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन काइनेज ए। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन काइनेज ए। ये जो हमारा प्रोटीन काइनेज ए होता है, ये अभी कौन से फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसके पास जो हमारा प्रोटीन काइनेज ए है, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसके पास 4 सब यूनिट्स होती है। ठीक है, 4 सब यूनिट्स होती है। कैसे? आर 2 यूनिट होती है रेगुलेटरी सब यूनिट की, और 2 होती है हमारी कैटालिटिक सब यूनिट की। 2 होती है हमारी कैटालिटिक सब यूनिट की। इतना समझ आया? ठीक है, कैटालिटिक सब यूनिट की। इसको क्या लिखते हैं हम? चलो लिख लेते हैं। ये हमारी रेगुलेटरी डोमेन, और ये है हमारा कैटालिटिक डोमेन। ठीक है, कैटालिटिक डोमेन। ठीक है, अब हुआ क्या? रेगुलेटरी यूनिट ने, ये रेगुलेटरी यूनिट है, एक कैटालिटिक यूनिट है, रेगुलेटरी यूनिट ने कैटालिटिक यूनिट को पकड़ कर रखा है, और काम किसका है? कैटालिटिक यूनिट का। कैटालिटिक यूनिट को हम एक और चीज भी लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एंजाइमेटिक यूनिट भी लिखते हैं। लिख लो, इसको हम लिखते हैं एंजाइमेटिक यूनिट। फंक्शनल यूनिट, मेन यूनिट यही है, इसी ने जाके न्यूक्लियस में जाके बाइंड करना है और रिस्पॉन्स देना है। तो क्या होगा? कैटालिटिक यूनिट अब फ्री होनी चाहिए, अभी क्या हुआ? पकड़ के रखा है रेगुलेटरी यूनिट ने कैटालिटिक यूनिट को। अब क्या होता है, जो हमारी रेगुलेटरी यूनिट होती है, उसके पास क्या होता है? उसके पास 2 साइड होती हैं, किसके लिए? सीएमपी बाइंडिंग के लिए। ठीक है, ये क्या होती है? सीएमपी बाइंडिंग साइट। जो हमारी रेगुलेटरी यूनिट है, उसके पास क्या होता है? सीएमपी बाइंडिंग साइट होती है। अब जैसे ही सीएमपी का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, कैसे ज्यादा हुआ? जो हमारी अल्फा यूनिट है, उसने किसको एक्टिवेट किया? एक्टिवेट अल्फा सब यूनिट एसी को एक्टिवेट किया। ठीक है, एसी को एक्टिवेट किया। एसी ने किसको एक्टिवेट किया? एटीपी को पकड़ के, जितना भी एटीपी था हमारा, उसको सीएमपी में कन्वर्ट कर दिया। सीएमपी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी ही थी। अब जैसे ही सीएमपी की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, वो जाकर बाइंड कर गई कहां पर? रेगुलेटरी यूनिट पे। कहां पर बाइंड करगी? रेगुलेटरी यूनिट में। ये सारा कहां हो रहा है? साइटोसोलिक साइट में ही हो रहा है। कहां बाइंड करेगी? रेगुलेटरी यूनिट के अंदर। अब क्या हुआ? जैसे ही ये बाइंड करेगी, जो हमारा रेगुलेटरी यूनिट है, जो कैटालिटिक यूनिट है, वो दोनों पहले भी साथ में थे, फिर डिसोशिएट हो जाएंगे। कैसे होंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे। देखिए होगा क्या, अभी मिक्सअप था, अब होगा क्या? हमारी यूनिट ऐसे प्रेजेंट थी, अब होगा क्या? हमारी जो यूनिट है आर रेगुलेटरी यूनिट, और जो कैटालिटिक यूनिट है वो अलग अलग हो जाएंगी। क्यों अलग होंगी? क्योंकि इधर किसने आके बाइंड किया है? सीएमपी ने आके बाइंड किया है। किसने आके बाइंड किया है? सीएमपी ने आके बाइंड किया। मतलब क्या हुआ? डिसोसिएशन जरूरी है, क्योंकि हमने कैटालिटिक यूनिट को फ्री करवाना है। अब क्या हुआ? जैसे डिसोसिएशन होगी, कैटालिटिक यूनिट फ्री, सो हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारा प्रोटीन काइनेज ए है, अभी एक्टिव हो गया। इनएक्टिव कब था? जब दोनों ज्वाइन थे आपस में। क्या हो गया? अब एक्टिव फॉर्म होगी इसकी, एक्टिव फॉर्म होगी। ये भी कहां चल रहा है? साइटोसोलिक साइट में ही चल रहा है, वहां पर जगह नहीं थी इसलिए आगे बनाया है। ठीक है, अब होगा क्या? जैसे साइटोसोलिक साइट में साइटोसोलिक साइट क्या होगी? अब एक्टिव होगी। मतलब कौन सा एक्टिव हो गया? प्रोटीन काइनेज ए। अब क्या हुआ? यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लियस।
क्या है ये हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है हमारा, चलो न्यूक्लियस के पास है हमारा न्यूक्लियस के पास होता है हमारा चलो ऐसे नहीं, इसको ना अलग तरीके से पढ़ते हैं। इतना समझ आ गया। प्रोटीन काइनेज एक्टिव फॉर्म होगी। अब होता क्या है, यहां पर हमारा प्रेजेंट होता है CREB। क्या प्रेजेंट होता है, CREB। CREB फुल फॉर्म क्या है CREB की, यहां लिख देते हैं, चलो यहीं लिख देते हैं। फुल फॉर्म क्या है, CMP रेगुलेटर एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, CREB क्या है हमारा, CMP रेगुलेटर एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये क्या है, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। क्या होता है, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इन एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमारा pKa, वो भी कौन सा एक्टिव फॉर्म, किसका, कैटालिटिक यूनिट का, कैटालिटिक यूनिट जब यहां पर आकर बाइंड करती है किसके साथ, CREB के साथ, ये क्या करती है, इसको फॉस्फोराइलेट कर देती है। क्या करती है, फॉस्फोराइलेट। अब देखिए फॉस्फोराइलेट कैसे हुआ, अब देखो प्रोटीन काइनेज ए है, जो काइनेजेस होते हैं, जो हमारे काइनेजेस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फॉस्फोराइलेट करते हैं चीजों को। ठीक है, फॉस्फेट को ऐड करते हैं, और जो फॉस्फेटेज होते हैं वो फॉस्फेट को रिमूव करते हैं। काइनेज है तो क्या करेगा, ऐड करेगा, एडिशन ऑफ किसका, फॉस्फेट का, फॉस्फेट ऐड हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी क्या होगी, एक्टिव फॉर्म, CREB की क्या होगी, एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म। अब ये CRE क्या करेगा, ये CRE बाइंड करेगा कहां पर, टारगेट जीन पर। ये CRE बाइंड करेगा टारगेट जीन पर, और क्या करेगा, क्या करवा देगा, रिस्पॉन्स। क्या करवा देगा, रिस्पॉन्स। ठीक है, देखा कैस्केड कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए हुआ क्या, हमने पढ़ा क्या है, CMP पाथवे। सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा GPCR है, क्या है ये हमारा GPCR रिसेप्टर, सर्पेंटाइन है, 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। इस टाइम पे क्या हुआ, जब लाइगेंड नहीं था, जब लाइगेंड प्रेजेंट नहीं था, जो अल्फा बीटा और गामा है वो कौन से फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था। और क्या था, हेटेरोट्राइमर था, और क्या था, हेटेरोट्राइमर था। अब जैसे ही लाइगेंड आ गया, लाइगेंड मेन खिलाड़ी है, लाइगेंड आके बाइंड किया किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। अब क्या हुआ, रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी। क्या हो गया, रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी। अब क्या हुआ, जो हमारी अल्फा यूनिट है, जिसके पास सब कुछ है, लाइक मॉलिक्यूलर स्विच है, ऑन कर सकता है पाथवे को, ऑफ कर सकता है, क्या किया इसने, GTP में चेंज हो गया और एक्टिव बना लिया, अपने आप को एक्टिव बना लिया, मोनोमर फॉर्म में हो गया। बीटा और जो गामा है वो अलग अलग हो गया। ये क्या है, हमारे हेटेरोडाइमर है। अब क्या हुआ, जो हमारी अल्फा यूनिट है वो एक्टिवेट करती है एडेनाइल साइक्लेस को, किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एडेनाइल साइक्लेस पहले ही प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, एडेनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करती है, एक्टिवेट अल्फा सब यूनिट
एडेनाइल साइक्लेस। अब क्या किया, जितना भी एटीपी था साइटोसोलिक साइड में उसको पकड़कर सीएमपी में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, सेल के अंदर सीएमपी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, जो हमारा प्रोटीन काइनेज ए है, पहले बिफोर की कंडीशन क्या है, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में था। क्यों? क्योंकि जो हमारी रेगुलेटरी यूनिट थी उसने कैटालिटिक यूनिट को पकड़ कर रखा था कि तुमने काम नहीं करना है, ठीक है। और जो हमारी कैटालिटिक यूनिट है उसी के पास सारा कुछ है, ठीक है, वही काम कर सकती है। अब क्या हुआ, रेगुलेटरी यूनिट के पास क्या होता है, उसके पास होते हैं 4 सीएमपी बाइंडिंग साइट्स, मतलब ईच रेगुलेटरी यूनिट हैव 2 सीएमपी बाइंडिंग साइट्स, है ना, ईच के पास 2-2 हैं, अगर टोटल करो तो 4, ठीक है, 4 सीएमपी बाइंडिंग साइट्स है। इतना यहां तक क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हो गया। क्यों एक्टिव हुआ, सीएमपी आके बाइंड कर गया था। अब सीएमपी आके बाइंड किया तो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो गया। अब वो न्यूक्लियस के अंदर गया क्योंकि उसको सिग्नल मिल गया है कि अब तो मैं एक्टिवेट हो गया हूँ, मतलब जो कैटालिटिक यूनिट है वो अब तो एक्टिवेट हो गई है। जो हमारी कैटालिटिक यूनिट है या जो हमारी एंजाइमेटिक यूनिट है वो एक्टिवेट हो गई है, ठीक है, उसको ही एक्टिवेट होना था। अब जैसे ही वो एक्टिवेट हुई, वो क्या किया, उसने न्यूक्लियस में गया और क्या किया, सीआरईबी। सीआरईबी क्या है, सीएमपी रेगुलेटर एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में था। जैसे ही प्रोटीन काइनेज ए की कैटालिटिक यूनिट आकर आई, न्यूक्लियस के अंदर आकर उसने बाइंड किया सीआरईबी के ऊपर और फॉस्फेट को ऐड कर दिया, क्योंकि ये क्या है, प्रोटीन काइनेज ए। जैसे ही इसकी एक्टिव फॉर्म हुई, उसने कोई भी टारगेट सेल, यहाँ पे एक टारगेट सेल है, टारगेट सेल पे जाके बाइंड किया और क्या किया, रिस्पॉन्स करवा दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। आज हमने क्या क्या पढ़ा, सेल सर्किट रिसेप्टर, ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा, सीएमपी पाथवे, ठीक है, ऑल क्लियर, काफी इंपॉर्टेंट है।